Hello student, good morning. In today's chemistry class, we will start kinetic theory of gases. In earlier videos, we learned certain laws, their applications, and some numericals based on their formula. One thing we saw that laws govern or applicable only for the ideal gas. Now we will start kinetic theory of gases, or you can say kinetic molecular theory of gases. Okay, and we will see here some questions which arise in our mind can be concluded by this theory. Okay, so far we learn about the laws, different laws we learn. Okay, what are the laws are that, like Boyle's law you learn. What is Boyle's law, you know. What is Charles law? What are Boyle's law, Charles law, you know that. Boyle's law states that at constant temperature on increasing pressure, volume decreases of a given mass of gas. While in Charles law, at constant pressure on increasing temperature, volume of gas increases. These are the concise statement. These are the concise statement. Okay, concise statements of experiment, fact observed in laboratory by the scientist. Conducting careful experiment is an important aspect of scientific method. It tells us how a particular system, this experiment tells us how the particular system is behaving under the different conditions. Okay, however, once the experiment is established, facts are established, scientists are curious to know why some system is behaving in that way. Okay, आज हम लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में जैसा कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि किस तरह से कोई सिस्टम अलग बिहेव शो करता है, कहीं किसी पर्टिकुलर कंडीशन में अलग बिहेव करता है। हम लोग ने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पढ़ा, जिसमें बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम गैस का बढ़ जाता है, घट जाता है, सॉरी, प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम हो जाता है और प्रेशर कम करने पर वॉल्यूम बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। चार्ल्स लॉ में पढ़ा कि अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये सारे स्टेटमेंट जो है कंसाइज स्टेटमेंट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के हैं, जिनको साइंटिस्टों ने लेबोरेटरी में किया, केयरफुल एक्सपेरिमेंट किया। इन सब से ये पता लगता है कि कैसे कोई पर्टिकुलर सिस्टम बिहेव करता है डिफरेंट वे में अंडर डिफरेंट कंडीशन। और फिर भी अगर एक बार एक्सपेरिमेंटल फैक्ट इस्टेब्लिश हो गया तो साइंटिस्ट ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि क्यों सिस्टम किसी दूसरी तरीके से बिहेव कर रहा है, क्यों सिस्टम किसी कंडीशन में दूसरी तरह से बिहेव कर रहा है, उसके बिहेवियर में चेंजेस क्यों आते हैं, वो चीज़ें दिमाग में बनी रहती हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि जो गैस लॉ है उससे हम कब प्रेशर बढ़ेगा कब प्रेशर घटेगा हम जान गए। गैस लॉ हेल्प अस टू प्रिडिक्ट दैट प्रेशर इंक्रीजेज व्हेन कंप्रेसेस द गैस। जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है। बट वी वुड लाइक टू नो
व्हाट हैपन्स एट मॉलिक्यूलर लेवल। लेकिन ये तो हमें नहीं पता लगता है कि क्या होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे। हमने ये तो जान लिया कि वॉल्यूम कम होता जाएगा अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो, लेकिन एक मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है, उस जगह पे किस तरह का बिहेवियर आता है। अब इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए एक थ्योरी बनाई गई। ए थ्योरी इज ए मॉडल, ए थ्योरी is a model that enable us to better understand our observation. The theory that attempt to elucidate the behavior of gases is known as kinetic molecular theory. अब इस तरह से एक ऐसी थ्योरी बनाई गई जो कि एक मॉडल है, एक तरह से कह सकते हैं कि मेंटल पिक्चर है। वो हमें किसी चीज़ को, किसी हमारे ऑब्जर्वेशन को अच्छी तरह से समझने की योग्य बना देती है हमें। और ये थ्योरी जो कि अटैम्प्ट करती है उस भ्रम को दूर करने में कि किस तरह से गैसेस का बिहेवियर होता है, कौन सी गैस किस तरह से बिहेव करती है, उसे हम कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और ये जो थ्योरी है वो इंजेप्शंस या पास्चुलेट्स पे डिपेंड है, जो कि इस प्रकार से है। हम नीचे की ओर देखेंगे अभी। अब इसमें पहला पास्चुलेट क्या कहता है? पहला पास्चुलेट कहता है कि गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। ओके, गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स so small and so far away, so small and so far away apart, average that molecule actual volume of the molecule is negligible in comparison to the empty space. Okay, in comparison to empty space. Now you can know very clearly that they are considered as point mass. ओके, कहने का तात्पर्य क्या है कि इस थ्योरी के हिसाब से अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। गैस में जो है लार्ज नंबर ऑफ एक जैसे पार्टिकल्स होते हैं, यू कैन से एटम और मॉलिक्यूल, और इतने स्मॉल होते हैं और एक दूसरे से इतने दूर होते हैं कि जो एक्चुअल वॉल्यूम मॉलिक्यूल का होता है वो अगर एम्प्टी स्पेस से कंपैरिजन किया जाए, जो खाली स्थान होते हैं गैसों के बीच में, तो वो जो वॉल्यूम है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, क्या वो नहीं के बराबर है। एक बार इस पॉइंट को फिर से ध्यान देते हैं कि ये थ्योरी कहती है कि जो गैसेज होती हैं उनके अंदर लार्ज नंबर, ढेर सारे जो है एक जैसे पार्टिकल्स होते हैं, यू में से एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और वो इतने स्मॉल होते हैं और एक दूसरे से इतने दूर होते हैं एवरेज डिस्टेंस पे कि जो उनका एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो खाली स्पेस, दो गैस मॉलिक्यूल के बीच खाली जो स्पेस होता है उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर होता है। यानी हम यहाँ पे हम गैस को एक पॉइंट मास के रूप में एज्यूम कर सकते हैं, और इसी वजह से गैस क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है। ये एजम्पशंस क्या कहता है, एक्सप्लेन द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैसेस। अब हम ये जान गए कि कैसे गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं, क्यों कंप्रेसिबल होती हैं। इस फर्स्ट फैक्ट से, फर्स्ट पॉइंट से हम ये जान गए कि गैसेस क्यों कंप्रेसिबल होती हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द रीजन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस, व्हाट इज द रीजन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द
gases. The reason behind this is that the large number of identical particles are so small and so apart on average that their actual volume of the molecules are very negligible in comparison to empty space. तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि क्यों गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं, तो सीधा सीधा जवाब है इस थ्योरी के हिसाब से कि गैस के जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो गैसेस में लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं और एक दूसरे से इतनी दूरी पे होते हैं कि उन गैस पार्टिकल का जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो नहीं के बराबर होता है उन दो पार्टिकल्स के बीच के जो स्पेस होते हैं उसके कंपैरिजन में। तो चूंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है तो हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। हम वहाँ पे गैस पार्टिकल को एक पॉइंट की तरह से एज्यूम करते हैं, एक पॉइंट मास की तरह। ये बात क्लियर हो गई अब कि गैस क्यों कंप्रेबल होती है, कंप्रेसिबल क्यों होती है। अब यहाँ पे हम ये भी जानेंगे कि क्या गैस के पार्टिकल्स जो है प्रेशर अप्लाई करते हैं, अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, या क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाए क्यों गैस एक्सपेंड करती है। अब कंप्रेसिबिलिटी तो हमने जान लिया कि स्पेस बहुत ज़्यादा है और वो एक पॉइंट मास की तरह से है गैस पार्टिकल्स, तो स्पेस क्यों ज़्यादा है। क्वेश्चन ये है क्यों गैस एक्सपेंड करती है, क्या कारण है, क्या प्रेशर एग्जर्ट करती है ये गैस पार्टिकल्स। तो दूसरा पॉइंट हमें ये क्लियर करता है कि गैस पार्टिकल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमने पहले पॉइंट में जाना कि वो सब के सब गैस पार्टिकल जो लार्ज नंबर के होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, तो यहाँ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने का चांस नहीं है एट रूम टेम्परेचर प्रेशर पे। अब ये किस बात को सपोर्ट करता है कि अगर अट्रैक्शन फोर्स नहीं है तो कौन सा फोर्स है वहाँ पे, वहाँ फोर्स रिपल्शन का फोर्स होगा। अब वो एक दूसरे के पास आएंगे नहीं, अगर आएंगे नहीं तो क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे और जो खाली जगह होगी उसको भी ऑक्युपाई कर लेंगे। तो चूंकि वहाँ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता इसलिए गैसेस क्या होती हैं, एक्सपेंड करती हैं। तो दूसरा फैक्ट ये क्लियर हो गया कि गैस क्यों एक्सपेंड करती है, क्यों जो है कि खाली स्पेस जो अवेलेबल होते हैं उसको ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो उसके पीछे रीजन यही है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब ये बात क्लियर होगी, दो चीज़ें हम जान गए कि गैस एक्सपेंड क्यों करती है, गैस कंप्रेसिबल क्यों है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि गैस पार्टिकल्स ऑफ गैस आर ऑलवेज इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। अब जहां हमने दो पॉइंट से ये बात जानी कि वहां एक तो स्पेस बहुत ज़्यादा है पार्टिकल्स के बीच में, दूसरा हमने जान लिया कि एक्सपैंड करती है क्योंकि वहाँ पे कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, और अट्रैक्शन फोर्स नहीं है हमेशा ये क्या करते हैं, कोलाइड करते होंगे, इधर उधर मूव करते होंगे। तो गैस पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं एक जगह स्थिर नहीं रहते, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। और अगर ये हो गए रेस्ट में तो ये फिक्स पोजीशन ले लेंगे, और अगर फिक्स पोजीशन ले लेंगे तो क्या होगा, तो क्या हम गैस उसे बोलेंगे गैस वुड हैव हैड ए फिक्स्ड शेप विच इज नॉट ऑब्जर्व्ड।
ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो हम थर्ड पॉइंट से ये जान गए कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट रैंडम मोशन करते रहते हैं और वो कभी भी रेस्ट में नहीं होते। अगर रेस्ट में होते तो पार्टिकल्स अगर रेस्ट में होते तो एक फिक्स पोजीशन उनकी होती, और अगर गैस की फिक्स पोजीशन होती तो फिक्स शेप होता, जो कि ऐसा कहीं मिलता ही नहीं है, कोई ऑब्जर्व ही नहीं होता है। तो एक बात और समझ में आ गई कि गैस का शेप फिक्स क्यों नहीं होता, क्योंकि गैस के पार्टिकल फिक्स नहीं होते, उनका पोजीशन फिक्स नहीं होता है, क्योंकि वो रैंडम मोशन करते हैं, और रैंडम मोशन करते हैं तो इसी वजह से फिक्स शेप नहीं होता है। तो हमें 3 बातें पता चली। एक तो पता लगी कि कंप्रेसिबल क्यों होते हैं, स्पेस ज़्यादा होने की वजह से, पॉइंट मास होने की वजह से, और वहाँ पे गैस पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, इसलिए गैस एक्सपैंड करती है, और गैस एक्सपैंड करती है मीन्स गैस के पार्टिकल रेंडम मोशन करते हैं, और अगर रेंडम मोशन करते हैं तो कोई उनका फिक्स पोजीशन नहीं, इसलिए गैस का फिक्स शेप नहीं है। एक पॉइंट एक क्लियर हो गई। हमारे 3 क्वेश्चन हो गए, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गैस पार्टिकल्स होते हैं क्या प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो अब ये देखना होगा कि ये गैस पार्टिकल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन during their random motion they collide each other and with the wall of container। अब देखिए पार्टिकल में कोई अट्रैक्शन नहीं है, हमने एबव सेकेंड पॉइंट में जाना था। अब ये पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन पे हर डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, और मोशन उनका चूंकि रैंडम है, पहले जान चुके हम कि रैंडम मोशन है, तो रैंडम मोशन होगा तो क्या होगा, कोलिजन होगा ना। अगर हम एक लाइन से बन के नहीं चल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, रैंडम घूम रहे हैं, रैंडम जा रहे हैं, तो किसी न किसी से भिड़ जाएंगे। भिड़ने को किससे भिड़ सकते हैं, दूसरे से भिड़ सकते हैं, दीवार से भी भिड़ सकते हैं अगर रैंडम मोशन है तो ये पार्टिकल्स जो होते हैं, अगर मान लीजिए सिलेंडर में भरे हुए हैं गैस, तो गैस के पार्टिकल हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, और इस रैंडम मोशन के कारण वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, और कोलाइड करते हैं तो आपस में तो कोलिजन करते हैं, कंटेनर की वॉल से भी कोलिजन करते हैं, और यही कारण है कि ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, यही कारण है कि प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कोलिजन के कारण। तो अब यहाँ हमने ये भी जान लिया कि गैस के पार्टिकल क्यों प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, क्योंकि रैंडम मोशन करते हैं, आपस में कोलाइड होते हैं, तो कोलाइड होते हैं तो क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, दीवार पे भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। क्लियर हुई बात? हमें लगता है ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब ये जो कोलिजन होता है, ठीक है, तो हमें ये जानना है कि क्या जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के कोलिजन्स उसी तरह से होते हैं जैसे एक रबर की बाल को हम दीवार पे फेंकते हैं तो बाउंस बैक होती उतनी। क्या उनकी एनर्जी कंजर्व रहती है, ये हम इस थ्योरी में जानेंगे, इस पॉइंट में जानेंगे। कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल इस थ्योरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोलिजन ऑफ गैस molecules are perfectly elastic. This means that total energy of molecules before and after collision remain constant. There may be exchange of
exchange of energy between colliding molecules takes place and individual energy may change. Okay, but some of the energy remain constant. Some of their energy remains constant. अब देखो भाई, ये हमने जान लिया कि कोलिजन होता है, दीवार पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो, लेकिन कोलिजन गैस मॉलिक्यूल का कैसा होता है? गैस मॉलिक्यूल का कोलिजन जो होता है वो इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब क्या? जैसे कि हमने रबर की बॉल है, दीवार पे मारा तो फोर्स बाउंस बैक हो जाती है, उसी तरह से इसका मतलब जो है कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद किसी भी पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम रहता है। जितनी एनर्जी कोलिजन के समय थी उतनी ही एनर्जी कोलिजन के बाद रहती है। हाँ, ये हो सकता है कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इंडिविजुअल एनर्जी चेंज हो जाए, लेकिन सम ऑफ देयर एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। लेकिन उनकी एनर्जी का जो सम होता है वो हमेशा कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद भी सेम होता है। बात समझे? यानी ये कंजर्वेशन को बता रहा है। कोलिजन अगर कर रहे हैं तो क्या एनर्जी कंजर्व है? तो हमें ये पता लगा कि जब कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो इसका मतलब ही है, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब यही है कि टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन सेम। और ऐसा भी हो सकता है कि उन दोनों कोलाइडिंग पार्टिकल्स के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हो जाए, उनकी आपस की एनर्जी में चेंज हो जाए, लेकिन जो टोटल सम ऑफ देयर एनर्जीज है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन कांस्टेंट। यानी हम कह रहे हैं देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, मतलब कंजर्व एनर्जी है। अगर लॉस हुआ तो क्या होगा? इफ देयर वेयर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल विल स्टॉप। अगर एनर्जी लॉस हुआ तो क्या होगा? मॉलिक्यूल विल स्टॉप मूविंग। समझे? मॉलिक्यूल क्या करेंगे? मूव करना बंद कर देंगे। मगर ऐसा पॉसिबल है? सेटल डाउन होंगे? नहीं होंगे। मॉलिक्यूल जो है वो मूव नहीं करेंगे। ओके, मॉलिक्यूल मूव अगर नहीं करेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी होगा तो स्टॉप हो जाएंगे, और अगर स्टॉप हो गए तो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो फिर कहाँ काम करेगी थ्योरी? तो इसका मतलब है कि वो स्टॉप नहीं होते हैं, एनर्जी कंजर्व रहती है। लेकिन अब काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है कि नहीं, इस एजम्पशन में हम जानेंगे। एट एनी पर्टिकुलर टाइम, at any particular time, different particles in the different speed have different speed and hence different kinetic energy. This assumption is reasonable. This assumption is reasonable assumptions because as the particle collide, we expect that speed to change, even if initial speed of all the particles was same. The molecular collision will adapted uniformly.
what will happen when collision will disrupt this uniformity, and consequently particle must have different speed, okay, and which go on changing continuously, okay. Now you can see here, तो हम अब क्या कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे डिफरेंट पार्टिकल्स की स्पीड डिफरेंट हो सकती है और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट हो सकती है। ये इसका कारण ये भी हो सकता है ना कि जो पार्टिकल कोलाइड जब करते हैं तो हम ये समझते हैं, ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि उनकी स्पीड तो चेंज हुई होगी, बिल्कुल चेंज होगी। और अगर मान लें कि इनिशियल स्पीड ऑफ ऑल पार्टिकल वाज सेम, मान लें कि पहले सेम था, लेकिन जो मॉलिक्यूलर कोलिजन हुआ, आपस में भिड़े जब जा करके, तो डिस्टर्ब हो गया या डिसरप्ट हो गया, जो यूनिफॉर्मिटी थी वो क्या हो गई, बिगड़ गई और पार्टिकल की स्पीड चेंज हो गई। तो वो चेंजेस हमेशा क्या हो सकते हैं, चेंज कंटिन्यू हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी इसी तरह से चेंज हो सकती है, ओके। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या होता है। इफ ए मॉलिक्यूल हैव वेरिएबल स्पीड then it must have variable kinetic energy. Under these circumstances we can talk only about the average kinetic energy. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी होता होगा। यहाँ पे क्या होता होगा, अगर इफ मॉलिक्यूल्स हैव वेरिएबल स्पीड देन इट मस्ट हैव वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी। जाहिर सी बात है, स्पीड अगर डिफरेंट होगी तो क्या होगा, डिफरेंट स्पीड होने पर वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी होगी। और इन परिस्थितियों में अंडर दीज सर्कमस्टांसेस वी कैन टॉक अबाउट द ओनली अबाउट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर वेरिएबल स्पीड है तो वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी होगी, पक्का है। और अगर वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी है तो हमें यहाँ एवरेज काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। अब यहाँ पे जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, ऐसा माना गया है इन काइनेटिक थ्योरी, इट इज एज्यूम दैट it is assumed that average kinetic energy of the gas molecule is directly proportional. Average kinetic energy of gas molecule is directly proportional to the absolute temperature. It is seen that on heating gases pressure increases. अब गैस का प्रेशर अगर इंक्रीज करता है तो क्या होगा, ऑन हीटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, और ये पार्टिकल्स क्या होंगे, मूव करना शुरू करेंगे। पार्टिकल्स क्या होंगे, मूव करेंगे। कहाँ मूव करेंगे, ये पार्टिकल्स स्टार्ट कर देंगे मूविंग, रेंडम मोशन करना शुरू करेंगे, कंटेनर से भिड़ना शुरू कर देंगे, फ्रिक्वेंटली एक्सर्ट मोर प्रेशर, वहाँ पे क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करने लगेंगे, ओके। तो अब क्या क्या चीज़ें हमने ये जान ली, यहाँ से हमें क्या क्या पता लगा
कि पहली बात तो हमें ये पता लगी कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसेस जो होती हैं वो कंप्रेसिबल होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि पार्टिकल की साइज जो है पॉइंट मास के बराबर होती है, और तो और जो है कि उनके बीच स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। और इसके बाद हम ये जानते हैं कि स्पेस अगर ज़्यादा है तो कंप्रेसिबल है। दूसरी चीज़ ये जान गए कि वहाँ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर पे। इससे ये पता लगता है कि ये एक्सपैंड करती हैं, और अगर ये एक्सपेंड करती हैं तो रेंडम मोशन भी करती हैं। रेंडम मोशन करती हैं तो उनका पोजीशन फिक्स नहीं होता, उनका पोजीशन अगर फिक्स नहीं होता तो फिक्स शेप नहीं होता है। और गैस पार्टिकल हर पॉसिबल डायरेक्शन में मोशन करती हैं, तो रेंडम मोशन है तो कोलिजन भी होगा, और कोलिजन होगा तो आपस में भी होगा और दीवार से भी होगा, तो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। और कोलिजन जो होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। कहने का मतलब जो टोटल एनर्जी होती है बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम होती है। हाँ, ये हो सकता है कि पार्टिकल के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन इंडिविजुअल एनर्जी चेंज हो सकती है, मगर टोटल एनर्जी क्या है, कभी चेंज नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो लॉस ऑफ एनर्जी होती, और अगर लॉस ऑफ एनर्जी होगी तो क्या हो सकता है, पार्टिकल सेटल डाउन होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि गैस पार्टिकल सेटल हो जाए, नो। और एक पर्टिकुलर टाइम पे जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट स्पीड से घूम सकते हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस हो सकती है। उसका कारण भी है कि अगर वो कोलाइड होते हैं तो उनकी स्पीड में चेंज हो सकता है। तो इनिशियल स्पीड जब चेंज होगी, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर कोलिजन डिस्टर्ब हो जाता है, यूनिफॉर्मिटी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से उनकी स्पीड हमेशा चेंज होती रहती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर वेरिएबल स्पीड है तो वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी है तो हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और ऐसा देखा गया कि हीट करने पर कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जो हमने गैलुसॉक लॉ में पढ़ा था, डाल्टन्स लॉ में पढ़ा था, टेम्परेचर प्रेशर लॉ में, कि प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो हीट करने पे काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की इंक्रीज करती है, और कंटेनर से भिड़ेंगे तो प्रेशर भी मोर एग्जर्ट करेंगे। तो ये हो गई हमारी काइनेटिक थ्योरी। इसमें आगे हम बात करेंगे क्या क्या इसके यूज़ हैं, इसके यूज़ के बारे में जानेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।